Hello and welcome to this class of linear algebra. I am Rafiq. In last video we have studied quotient space. हमने पाया था कि W अगर किसी वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F का सब स्पेस है तो V में W के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय, जिसको कि हमने V अपॉन W नाम दिया था, ये केवल सेट का नाम है। इसमें अपॉन यानी डिवीजन का कोई कंसेप्ट नहीं है। सेट में सेट का या वेक्टर स्पेस में वेक्टर सब स्पेस का भाग नहीं जाता है, ये केवल सिंबल है, सेट को नाम दिया है। और ऐसा नाम क्यों दिया? क्योंकि डायमेंशन में कुछ रिलेशन इस तरह का होता है। फिलहाल ये केवल सेट का सिंबल है और ये होता है सभी कोसेट्स का सेट, यानी सेट ऑफ कोसेट्स W प्लस अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग टू V। तो ये जो सेट बना, हमने प्रूव किया कि ये भी क्षेत्र F पर सदिश समष्टि होता है। अब हम ले रहे हैं इस सदिश समष्टि की विमा से रिलेटेड थ्योरम, यानी डायमेंशन ऑफ ए कोशेंट स्पेस, विभाग समष्टि की विमा। थ्योरम का स्टेटमेंट ये हो जाएगा, W किसी परिमित विमीय सदिश समष्टि V ओवर F की उपसमष्टि है। यानी V ओवर F कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और W उसका सब स्पेस है, और V अपॉन W कोशेंट स्पेस बन जाएगा। तो इस V अपॉन W की विमा, डायमेंशन ऑफ कोशेंट स्पेस V अपॉन W बराबर होगी डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये प्रूव करना है। यानी मेन वेक्टर स्पेस V, उसके सब स्पेस W और उनके द्वारा बनाए गए कोशेंट स्पेस V अपॉन W, इन तीनों की विमाओं में ये संबंध स्थापित करना है। प्रूफ पर आएँ। V ओवर F परिमित विमीय सदिश समष्टि है और W V ओवर F की उपसमष्टि है, तो W भी परिमित विमीय होगी। अब हम शुरू करें छोटे वाले स्पेस से, यानी W से। तो जो सब स्पेस W है उसकी डायमेंशन हमने M मान ली। मान लिया कि W की विमा M है। विमा M है, इसका मतलब यह है कि इसके किसी भी आधार में M सदिश होंगे। तो साथ में हमने इसका W का आधार भी मान लिया। S बराबर सेट ऑफ अल्फ़ा 1 अप टू अल्फ़ा M, ये W का कोई आधार है। तो सब स्पेस W का एक आधार मान के चले। S W का आधार है, इसका अर्थ यह है कि S W का जनक होगा और S अपने आप में Li समुच्चय होगा। S W का जनक होगा का मतलब लीनियर स्पैन ऑफ S W के बराबर होगा और S W का Li उपसमुच्चय होगा। तो ये तो हो गई W और उसके आधार की बात। अब हम कहें कि S क्योंकि W का आधार है तो S W का सबसेट होगा और W सबसेट है V का, तो डायरेक्टली S V का सबसेट हो जाएगा और S Li है ही। तो हम कह सकते हैं कि S V का भी Li समुच्चय है। जो मेन वेक्टर स्पेस S है V है, उसका भी S उपसमुच्चय होगा और वो Li तो होगा ही। अब आता है रोल विस्तार प्रमेय का, एक्सटेंशन थ्योरम का। जब S V का Li समुच्चय है तो S को विस्तृत करके इसे V का आधार बनाया जा सकता है। अतः S को विस्तृत करके V का आधार प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर हमने S का एक विस्तार T मान लिया कि V का आधार हो गया है। T में वो सदिश तो हैं ही जो S में थे, अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा M तक, और कितने सदिश बढ़ाने पड़े ताकि ये V का आधार बन जाए, वो हमने बीटा करके नाम दे दिए हैं, बीटा 1 से बीटा N तक। यानी N सदिश इसमें और बढ़ाने पड़े S में, और अब ये V का आधार बन गया। क्योंकि S V का Li उपसमुच्चय था, अतः S में कुछ सदिश और मिला देने पर वो V का आधार बन गया। तो T अब V का आधार हो गया, तो इसका मतलब है कि T V का जनक होगा, यानी लीनियर स्पैन ऑफ T V के बराबर होगा और T Li भी होगा, आधार होने का जो अर्थ होता है।
अब क्योंकि टी में कुल सदिशों की संख्या m प्लस n हो गई, तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ मेन वेक्टर स्पेस V बराबर हो जाएगा m प्लस n। तो यहाँ तक हमने सब स्पेस W और मेन वेक्टर स्पेस V दोनों की विमाएं और दोनों के आधार तय कर लिए। हमने सब स्पेस W की विमा और उसके आधार से शुरू किया और उसी का एक्सटेंशन करके मेन स्पेस का आधार प्राप्त कर लिया और मेन स्पेस की विमा भी आ गई। अब डायमेंशन ऑफ W तो है m और डायमेंशन ऑफ V है m प्लस n। तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, यानी जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी है उसकी राइट हैंड साइड का मान हमारे पास आ गया। डायमेंशन ऑफ V की जगह तो m प्लस n और डायमेंशन ऑफ W की जगह m, तो ये वैल्यू हो गई n, यानी डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W बराबर हो गया n। इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी है उसकी राइट हैंड साइड का मान n आ गया, तो हम सिद्ध करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का मान भी n होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? डायमेंशन ऑफ V अपॉन W। तो हम डायमेंशन ऑफ V अपॉन W बराबर n प्रूव करेंगे और V अपॉन W की विमा n है, ये प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि कोई n सदिशों वाला समुच्च V अपॉन W का आधार है, यानी V अपॉन W के किसी आधार में सदिशों की संख्या n है। ये बात प्रूव हो जाएगी तो ये प्रूव हो जाएगा कि V अपॉन W की विमा n है। वो n सदिशों वाला समुच्च हम लेंगे ये वाला। इसमें टी में जो वेक्टर बढ़ाने पड़े थे, जो बीटा वाले वेक्टर हैं, उन बीटा वाले वेक्टरों के द्वारा बनाए गए कोसेट्स W प्लस बीटा 1, W प्लस बीटा 2, W प्लस बीटा n, ये सहसमुच्च हैं। इनकी संख्या है n और इन n सहसमुच्चों के समुच्च को हमने नाम दिया B और हम प्रूव करेंगे कि ये जो B समुच्च है ये V अपॉन W का आधार है। और इसके लिए दो बातें प्रूव करनी है, एक तो ये कि ये समुच्च Li हो और दूसरा ये कि ये समुच्च V अपॉन W का जनक हो। तो पहले हम आते हैं Li वाली बात पर। B Li है, ये प्रूव करना है। जैसा कि Li प्रूव करने का तरीका होता है, जिस समुच्च को भी Li प्रूव करना हो उसके सभी सदिशों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन अज्ञात गुणांक लेकर ज़ीरो वेक्टर के बराबर मान लिया जाता है और फिर प्रूव किया जाता है कि जितने भी गुणांक लिए गए थे उन सब का मान 0 है। तो B को Li प्रूव करने के लिए इस B समुच्च के सभी सदिशों का ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के बराबर मान लिया। इसमें गुणांक हमने लिए A1, A2 अप टू AN, जो कि फील्ड के एलिमेंट होंगे, यानी गुणांक A1 इंटू B का फर्स्ट वेक्टर W प्लस बीटा 1 प्लस A2 इंटू सेकेंड वेक्टर W प्लस बीटा 2 एंड सो ऑन AN इंटू लास्ट वेक्टर W प्लस बीटा n। तो ये हो गया समुच्च B के सदिशों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन और इसको बराबर मान लिया 0 वेक्टर के। ये 0 वेक्टर है। ये हमने कल या इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो V अपॉन W वेक्टर स्पेस होता है इसका 0 वेक्टर या शून्य सदिश खुद W होता है। तो ये 0 वेक्टर है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ सभी AI फील्ड F के एलिमेंट्स हैं तथा W सदिश समष्टि V अपॉन W का शून्य सदिश है। अब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने 0 वेक्टर के बराबर माना है, हम सिद्ध करेंगे कि इसके सभी गुणांक यानी A1, A2 अप टू AN का मान 0 है। तो इसके लिए पहले इस कॉम्बिनेशन यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको थोड़ा इम्प्रूव करके लिखें। तो जैसा कि बाह्य संक्रिया की परिभाषा है कोशेंट स्पेस में, स्केलर A1 और ये कोसेट W प्लस बीटा 1 का डॉट करेंगे तो ये A1 इस बीटा 1 से जाके डॉट हो जाएगा, यानी ये टर्म हो जाएगी W प्लस A1 बीटा 1। सिमिलरली ये टर्म हो जाएगी W प्लस A2 बीटा 2 एंड ये टर्म हो जाएगी W प्लस AN बीटा n। फिर ये विभिन्न सहसमुच्चों का योग है, तो ये विभिन्न सहसमुच्चों का योग एक ही सहसमुच्च हो जाएगा। किस अवयव द्वारा बनाया हुआ? ये A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस AN बीटा n के योग से बनने वाले अवयव द्वारा बनाया हुआ ये एक सहसमुच्च हो जाएगा। सहसमुच्चों के योग वाली संक्रिया का उपयोग करके ये पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो एक सहसमुच्च बन गया और ये एक सहसमुच्च W के बराबर है। और ये सहसमुच्च किस अवयव द्वारा बना हुआ है? इस अवयव द्वारा A1 बीटा 1 अप टू AN बीटा n। सहसमुच्चों का हम ये गुणधर्म यूज़ करें कि अगर किसी एलिमेंट द्वारा बनाया हुआ सहसमुच्च
खुद W के बराबर आ जाए तो इससे ये पता चलता है कि ये अवयव W का ही था। तो यहाँ पर इस अवयव द्वारा बनाया हुआ सहसमुच्चय W के बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये W का ही होगा। ये एलिमेंट W का है तो हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट S का भी होगा, LS का भी होगा, क्योंकि S W का जनक है, और जब S W का जनक है तो LS बराबर W होगा, तो जो एलिमेंट W में है वो LS में होगा। ये एलिमेंट LS में है, इसका सीधा मतलब है कि इस अवयव को S के कुछ सदिशों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने इस अवयव को यानी A1 बीटा 1 अप टू AN बीटा N को व्यक्त कर दिया S के सदिशों के रैखिक संचय के रूप में। S के सदिश हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा M, और ये जो B1 B2 BM है ये स्केलर लिए गए हैं। तो LS में होने के कारण इस वेक्टर को S के सदिशों के संचय के रूप में व्यक्त कर दिया। और अब इस इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड की टर्म्स हैं उन सबको भी लेफ्ट में ले लें, तो ये इक्वेशन हो जाएगी A1 बीटा 1 अप टू AN बीटा N एज इट इज़, और माइनस B1 अल्फ़ा 1 अप टू माइनस BM अल्फ़ा M। तो दूसरी तरफ बचेगा ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर किस वेक्टर स्पेस का ज़ीरो वेक्टर है? V का, और वही W का भी होता है, और V अपॉन W का ज़ीरो वेक्टर खुद W होता है, तो ये V का ज़ीरो वेक्टर है। तो राइट हैंड साइड की टर्म्स को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेने पर अब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया जो ज़ीरो वेक्टर के बराबर है। अगर हम ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड किस समुच्चय के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसमें सदिश हैं सभी अल्फ़ा वाले और सभी बीटा वाले, और सभी अल्फ़ा और सभी बीटा वाले सदिशों का समुच्चय कैपिटल T, जो कि आधार होने के कारण Li है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है वो Li समुच्चय T के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और जब भी किसी भी Li समुच्चय के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो वेक्टर के बराबर आ जाए तो उससे ये पता चल जाता है कि कॉम्बिनेशन में जितने भी गुणांक थे वो सब ज़ीरो हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये सारे गुणांक A1 अप टू AN एंड माइनस B1 अप टू माइनस BM ये सब ज़ीरो होंगे, यानी सभी AI गुणांक और सभी BI गुणांक ज़ीरो होंगे। हमने माना था समुच्चय B के सदिशों का एक कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर, और अब सिद्ध हो गया कि उस कॉम्बिनेशन में जो गुणांक लिए गए थे A1 A2 AN, उस कॉम्बिनेशन के सभी गुणांक अब ज़ीरो सिद्ध हो गए। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो जो समुच्चय B था वो Li है। सभी A1 A2 AN शून्य हैं, अतः B Li है। तो इस तरह से तो B Li सिद्ध हो गया, और उसके बाद अब हम सिद्ध करेंगे कि जो समुच्चय B है वो कोशेंट स्पेस V अपॉन W का जनक है, और इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि B का लीनियर स्पान LB V अपॉन W के बराबर है। जनक होने के लिए ये करना होता है, और ये बात प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि V अपॉन W का कोई भी वेक्टर ले लें तो वो इस समुच्चय B के सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए हम V अपॉन W का एक स्वेच्छ वेक्टर ले लें W प्लस अल्फ़ा, क्योंकि V अपॉन W में कोशेंट्स हैं, कोसेट्स हैं, और कोसेट्स में से कोई भी एक ले लिए। तो V अपॉन W का स्वेच्छ सदिश W प्लस अल्फ़ा ले लिए। W प्लस अल्फ़ा जो कोसेट है वो V अपॉन W का एक वेक्टर है, तो फिर ये अल्फ़ा V का होगा, और अल्फ़ा अगर V में है तो LT में होगा, क्योंकि T V का जनक है, और जो LT में है उस सदिश को T के सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए हमने लिख दिया कि अल्फ़ा इजिकल टू, ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है T के सभी सदिशों का। T के सदिश हैं अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा M तक और बीटा 1 से बीटा N तक, और ये सभी CI यानी C1 C2 CM और सभी DI यानी D1 D2 DN ये सब फील्ड के एलिमेंट्स हैं। तो अल्फ़ा LT का एलिमेंट है, इसलिए T के सदिशों के संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो W प्लस अल्फ़ा V अपॉन W का स्वेच्छ वेक्टर ले लें तो अल्फ़ा इस रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो फिर अल्फ़ा का ये मान यहाँ रख दें तो W प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी W प्लस और ये अल्फ़ा का मान। इस एक कोसेट को दो कोसेट्स के योग के रूप में तोड़ लें,
यानी डब्लू का इतने अवयव द्वारा बना कोसेट अलग और इस अवयव द्वारा बना कोसेट अलग। तो ये हमने डब्लू का जो एक कोसेट था उसको दो कोसेट्स के योग के रूप में बदल दिया। अब इसमें से ये जो पहला कोसेट है वो डब्लू के ही बराबर हो जाएगा। वो कैसे होगा? अल्फ़ा वाले जो वेक्टर्स हैं वो एस के वेक्टर्स हैं और एस जनक है डब्लू का। तो अल्फ़ा वाले सदिशों का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो वो डब्लू का एलिमेंट आएगा, एल एस का आएगा, और एल एस बराबर डब्लू है तो डब्लू का आएगा, क्योंकि ये वेक्टर एस के हैं। तो इनका ये जो कॉम्बिनेशन है C1 अल्फ़ा 1 अप टू CM अल्फ़ा n, ये जो पूरा एक वेक्टर है ये डब्लू का एलिमेंट हो जाएगा। और जब ये डब्लू का एलिमेंट हो जाएगा तो इस एलिमेंट द्वारा बना कोसेट खुद डब्लू के बराबर होगा। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया था कि अगर अल्फ़ा डब्लू का हो तो अल्फ़ा द्वारा बना कोसेट डब्लू के बराबर ही आएगा। डब्लू के एलिमेंट द्वारा बना कोसेट डब्लू के बराबर ही आता है। तो क्योंकि ये एलिमेंट पूरा डब्लू का है अतः इस पूरे एलिमेंट द्वारा बनाया हुआ कोसेट डब्लू के बराबर ही होगा। इसलिए तो हमने यहाँ पर ये वाला जो कोसेट था उसको ओनली डब्लू लिख दिया। अब ये स्टेप इस तरह से है कि ये डब्लू है और ये एक कोसेट है। ये जो डब्लू है वो V अपॉन डब्लू वाले वेक्टर स्पेस जो कि कोशेंट स्पेस है उसका ज़ीरो वेक्टर है और ये V अपॉन डब्लू का एक वेक्टर है। किसी वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर उसी वेक्टर स्पेस के ज़ीरो वेक्टर से ऑपरेट किया जाए तो वही वेक्टर आ जाता है। तो क्योंकि डब्लू ज़ीरो वेक्टर है अतः ये कोसेट प्लस डब्लू बराबर ये ही कोसेट आ जाएगा। ये बात भी यहाँ लिख दी है। डब्लू V अपॉन डब्लू का ज़ीरो वेक्टर है, इसलिए V अपॉन डब्लू का एक वेक्टर डब्लू प्लस अल्फ़ा और उसका ज़ीरो वेक्टर डब्लू, तो बराबर वही वेक्टर डब्लू प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से ये डब्लू हट गया और ये सेकंड कोसेट ही रह गया। अब इसको विभिन्न कोसेट्स के योग के रूप में तोड़ लिया है। ये पूरा एक कोसेट है D1 बीटा 1 अप टू DN बीटा n वाले अवयव द्वारा बनाया हुआ। तो ये अलग अलग कोसेट बन जाएंगे। D1 बीटा 1 द्वारा बना कोसेट प्लस D2 बीटा 2 द्वारा बना कोसेट एंड सो ऑन, और लास्ट DN बीटा n द्वारा बना कोसेट। तो इस एक कोसेट को n कोसेट्स के योग के रूप में तोड़ लिया। और अब V अपॉन डब्ल्यू के लिए जो बाह्य संक्रिया है उसको रिवर्स डायरेक्शन में यूज़ करें तो ये टर्म W प्लस D1 बीटा 1 को लिख सकते हैं D1 डॉट W प्लस बीटा 1। ये D1 बाहर आ जाएगा, या उल्टा देखें तो ये कोसेट W प्लस बीटा 1 को स्केलर D1 से डॉट करें तो आ जाता है W प्लस D1 बीटा 1। ये D1 अंदर जाके गुना हो जाता है बीटा 1 से, तो इसलिए W प्लस D1 बीटा 1 को लिख दिया D1 डॉट W प्लस बीटा 1। इसी तरह से फिर अन्य को लिख दिया, लास्ट DN बाहर आ गया। अब अगर हम इस राइट हैंड साइड को देखें तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसमें D1 D2 DN तो स्केलर्स हैं, फील्ड F के एलिमेंट्स हैं, और W प्लस बीटा 1 W प्लस बीटा 2 अप टू W प्लस बीटा n ये समुच्चय B के सदिश हैं। तो इस पूरी राइट हैंड साइड को कह सकते हैं समुच्चय B के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जो हमने V अपॉन डब्ल्यू का स्वेच्छ वेक्टर लिया था W प्लस अल्फ़ा, उसे व्यक्त कर दिया समुच्चय B के सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। और इससे सिद्ध हो गया कि V अपॉन डब्ल्यू का हर वेक्टर समुच्चय B के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और इससे सिद्ध हो गया कि B V अपॉन डब्ल्यू का जनक है, यानी लीनियर स्पैन ऑफ B बराबर V अपॉन डब्ल्यू। Li हमने इसको पहले प्रूव कर लिया था B को, और जनक अब प्रूव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय B है ये कोशेंट स्पेस V अपॉन डब्ल्यू का आधार है। अब जब ये आधार सिद्ध हो गया तो इस आधार में जितने सदिश हैं वो संख्या V अपॉन डब्ल्यू की विमा हो जाएगी। ये हमने पहले देख ही लिया है कि जो आधार B है उसमें सदिशों की संख्या है n, उसमें n वेक्टर लिए थे हमने, अतः कोशेंट स्पेस V अपॉन डब्ल्यू की डायमेंशन n हो जाएगी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पहले प्रूव कर लिया था कि डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W बराबर n, और यहाँ पर आ गया कि डायमेंशन ऑफ V अपॉन डब्ल्यू बराबर n। तो इक्वेशन 1 और 3 से हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ V अपॉन डब्ल्यू का मान और डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W का मान दोनों बराबर होंगे,
दोनों n के बराबर होंगे, ऐसा आया था। यानी इस राइट हैंड साइड का मान भी n आ गया था इक्वेशन नंबर 1 में, और इस लेफ्ट हैंड साइड का मान भी n आ गया था इक्वेशन नंबर 3 में। तो इस तरह से कोशेंट स्पेस की विमा बराबर मेन स्पेस की विमा माइनस सब स्पेस की विमा, इस तरह से ये कोशेंट स्पेस की विमा सिद्ध हो गई। ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे लॉग का फंक्शन हो, जैसे हम लॉग का की प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग ऑफ m अपॉन n हो तो वो होता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो उससे इसका सामंजस्य बन रहा है, एक रूपता बन रही है। ये केवल याद रखने के लिए कि डायमेंशन का फंक्शन लॉग की तरह व्यवहार कर रहा है। हालांकि ना तो v अपॉन डब्ल्यू का मतलब ये है कि v में w का भाग दिया जा रहा है, ये केवल सिंबल है। याद रखने के लिए इस एक रूपता को ध्यान रख सकते हैं। तो ये कोशेंट स्पेस की विमा से संबंधित एक थ्योरम हो गई। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।